यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं। जीके के सभी टॉपिक हैं इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर साइंस, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे एमसीक्यू होने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए टारगेट है 30 नंबर आपको लाना है कैसे भी करके। खासतौर पर जो एसएससी, पीएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन एसएससी, पीएससी, रेलवे के भी हैं और जो आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में वो भी हैं। तो जरूर 30 नंबर लाना। यदि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी है तो जरूर लाना। और प्लीज़ हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे मेहनत के लिए एक लाइक करिएगा यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। महावीर कौन थे? तो महावीर जी कौन थे बताइए। 21वें तीर्थकर नहीं, 25वें भी नहीं, 23वें भी नहीं, 24वें तीर्थकर थे महावीर जी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 24वें तीर्थकर सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का जैन केंद्र कौन सा है बताइए। तो जैनियों के लिए प्रसिद्ध क्या है दक्षिण भारत में? रामेश्वरम नहीं, कांची भी नहीं, मधुरा भी नहीं। श्रवण बेलगोला प्रसिद्ध है, जैनियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत में स्थित है ये श्रवण बेलगोला। सुना होगा आपने श्रवण बेलगोला के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया बराह मिहिर कौन थे इनमें से बताइए। तो बराह मिहिर एक स्पेस शटल नहीं, एक पावर स्टेशन का भी नाम नहीं है, एक एस्ट्रोनॉट का भी नाम नहीं है। ये एक प्राचीन खगोलविद थे, बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर डी प्राचीन खगोलविद बराह मिहिर जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा युग कहलाता है? ऑप्शंस में दिया गया है मौर्य काल, राजपूत काल, चोल वंश, चोल काल या फिर गुप्त काल। तो स्वर्ण युग कहा जाता है गोल्डन एरा, गुप्त काल को कहा जाता है गोल्डन एरा। ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए गुप्त वंश के संस्थापक, गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? ऑप्शन है एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या फिर मैफ्लावर। तो सही आंसर है आपका रेड ड्रैगन नाम का जहाज, अंग्रेजी जहाज था जो कि सबसे पहले आया था। ऑप्शन नंबर सी रेड ड्रैगन, बिल्कुल याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी ऑप्शंस के अनुसार यहां पर रामदास जी नहीं है, अर्जुन जी भी नहीं है और हरगोविंद जी भी नहीं है। गुरु अंगद जी को गुरु नानक जी का उत्तराधिकारी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, होम रूल लीग स्थापना की गई थी। ऑप्शंस क्या है? बंगाल के विभाजन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान या फिर राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। तो यहां पर जो सही आंसर है होम रूल लीग के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? हाईकोर्ट बने थे किस समय? आपको बता दूं आजादी के पहले ही बने थे। तो 1892, 1861, 1919 और 1935, ये चारों ऑप्शन आपके आजादी के पहले के दिए गए हैं। यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1861, ऑप्शन नंबर डी। कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1861 में। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर भी लिखे तो देखते जाना, 50 में से कितने सही गए जरूर बताना लास्ट में। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर, यहां पर जो डेट दी गई है सही आंसर हो जाएगा आपका 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर डी 5 मार्च 1931 सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। आंदोलन अस्पृश्यता का, वर्ण व्यवस्था का, हिंदू मुस्लिम के बीच एकता की कमी का या फिर जो गृह युद्ध हुआ था उसका। तो गांधी जी ने जो समर्थन दिया था वो दिया था अस्पृश्यता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए छुआछूत के संबंधित आंदोलन को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दास कैपिटल के बारे में बहुत पूछा जा सकता है। कई बार यह भी पूछा है कि दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। और ये प्रकाशित कब हुई थी? तो ये 1867 में प्रकाशित हुई थी। 1867 में इसकी प्रकाश जो है छपी थी और प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर दास कैपिटल के लिए सही आंसर है। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है बताइए। जो शीत युद्ध कहलाता है, कोल्ड वॉर, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवाद और साम्यवाद, वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको बता दूं कोल्ड वॉर ये होता है कि भाई शांति से अंदर ही अंदर आपका जो है द्वेष चल रहा है, विध्वंस चल रहा है, लेकिन सामने लड़ नहीं रहे हो आप। तो ये उपरोक्त सभी इनके बीच में भी है कोल्ड वॉर, पूर्व और पश्चिम के बीच में, पूंजीवाद साम्यवाद के बीच में भी है कोल्ड वॉर और महाशक्तियों के बीच भी तनाव रहता है। युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था?
ऑप्शन है आपका ट्रिनॉन समझौता हुआ था, या वर्साई का समझौता, या पेरिस का समझौता, या फिर सेंट जर्मन समझौता। तो क्रीमियन युद्ध का समाप्ति हुई थी पेरिस के समझौते से। ऑप्शन नंबर सी पेरिस समझौता यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक पद का अधिकार क्या होता है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार ऑप्शन है आपके नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो ये एक राजनीतिक अधिकार है, सार्वजनिक पद का अधिकार। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार है। सीटीबीटी व्यक्त करता है किस चीज को? तो सीटीबीटी जो है आपका एक ये बैंड ट्रीटी है। इसमें यह है कि परमाणु बम जो शस्त्र वगैरह बनाते हैं उसके नियंत्रण के लिए है कि भाई नहीं बनाया जाएगा। तो शस्त्र नियंत्रण उपाय ऑप्शन नंबर ए सीटीबीटी व्यक्त करता है शस्त्र नियंत्रण उपाय को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ये साम्यवाद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए साम्यवाद यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस देश में संघीय सरकार है बताइए? तो संघीय सरकार ऑप्शन है चीन, यूएसए, क्यूबा या फिर बेल्जियम। तो यहां पर संघीय सरकार के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका यूएसए में संघीय सरकार है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर यूएसए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है इंग्लैंड की देन है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के द्वारा सर्वसत्ता संपन्न सरकार जो है देन है हर देश को। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भारत में मुंबई में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक है आपका छत्रपति शिवाजी में और एक है चर्चगेट में, 2 जगह है। कौन कौन से जोन है कमेंट करके बताओ जरा। मुंबई में जो 2 जोन है कौन कौन से जोन है कमेंट करके बताओ। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संसार में सोना सबसे ज्यादा जो होता है वो चीन में है। अभी चीन सबसे उत्पादक के मामले में चीन हर चीज में आगे होते जा रहा है। आज के मतलब 2014 तक रूस आगे था, रूस का नंबर था, लेकिन अब जो है चीन पिछले 2-4 साल से चीन ही सबसे आगे चल रहा है सोने के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश नाइजीरिया है। ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट किस प्रकार का शैल है आपको यह बताना है। तो डोलोमाइट जो है वो होता है अवसादी सेल। ऑप्शन नंबर ए अवसादी सेल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डोलोमाइट के लिए। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन है आपके पास पत्थर पैराशूट से भारी होता है, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था होती है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें पैराशूट का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो ज्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध भी वो अधिक करता है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आता है। जिसका जितना ज्यादा पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा ना वो उतना आराम से नीचे आएगा। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए पृष्ठ तनाव जो है अणुओं के ससंजक बल के, अणुओं के बीच जो ससंजक बल होता है उसके कारण पैदा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 30 दिन, 24 घंटे, 365 दिन, या परिवर्तनशील रहता है कभी कुछ कभी कुछ? तो जो तुल्यकालिक उपग्रह रहता है वो जैसे कि पृथ्वी परिक्रमा का 24 घंटे यहां पर सेम अवधि रहती है पृथ्वी की तरह। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे। वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक पिंड की गति किसका उदाहरण होगी बताइए? एक गोल पथ है उस पर चारों ओर एक पिंड घूम रहा है, ठीक है, उसकी गति किस प्रकार की रहेगी? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है आपका उसकी चाल समान रहेगी और परिवर्ती वेग रहेगा। ऑप्शन नंबर सी चाल समान रहेगी और वेग परिवर्ती रहेगा, सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो कंप्यूटर का मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। सही आंसर है आपका आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का मॉनिटर। कमेंट करके बताइए माउस क्या होता है? माउस कमेंट करके जरूर बताइएगा माउस कौन सा डिवाइस है। ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है? तो ऑटो हॉर्न जो है ना आपके वो एटम बम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर बी एटम बम की खोज की थी, आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न द्वारा। वायु का मुख्य घटक क्या है बताइए? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2 या फिर नाइट्रोजन? तो वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है तो नाइट्रोजन ही मुख्य घटक हो जाएगा। कमेंट करके बताइए वायु में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। सबसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं और बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो इसका आंसर जरूर देना। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन, कितने प्रतिशत नाइट्रोजन? वायुमंडल में कौन सी गैस परावैगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, उन्हें सोख लेती है?
ऐसा कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर है, एक परत है, आप सभी को पता है, जिसका नाम है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत को क्या बोलते हैं? O2, O3 या O4? कमेंट करके बताइए, ओजोन परत को क्या बोलते हैं? O2, O3 या O4? कमेंट करिएगा। गेहूं की फसल कटाई किसका उदाहरण होता है? तो गेहूं की जो फसल कटाई होती है वो उदाहरण होता है आपका गुरुत्व पृथक्करण का। ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्व पृथक्करण के कारण क्या होता है कि अलग अलग वेट के, अलग अलग भार की अलग अलग चीजें छट जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखा होगा आपने, उड़ाते हैं, है ना, थ्रेसर से उड़ाते हैं तो हवा के कारण क्या होता है, जो छिलके रहते हैं वो हल्के रहते हैं, वो ज्यादा दूर जाके गिरते हैं और गेहूं के दाने पास में आके गिर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है बताइए? तो गोबर गैस जो मुख्य है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोबर गैस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है बताइए? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या फिर प्रोटीन? तो शहद की जो मक्खी होती है ना, उसका विष अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर ए अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अम्ल 7 से प्लस में होते हैं या 7 से माइनस में? कमेंट करके बताइए, 7 माइनस या 7 प्लस? नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद भी एक पशु है जिसका रक्तचाप नहीं बढ़ता, उच्च रक्तचाप नहीं होता। तो ऊंट एक ऐसा पशु है, इस पर शोध किया गया है, नमक की भारी मात्रा का सेवन करने के बाद भी ना इसको रक्तचाप की कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही मधुमेह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ऊंट को याद रखना। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, दादा भाई नौरोजी या फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन? तो जो सबसे पहला अनुमान लगाया था वो लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, कब से कब तक थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 2012 से लेकर 2017 के बीच तक की थी। ऑप्शन नंबर सी, 12 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो होती है ना, उत्पाद आयों का योगफल होगा। राष्ट्रीय आय, उत्पाद जो भी आय रहेगी उसका योगफल होगा राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मानव पर्यावरण सम्मेलन है, ह्यूमन एनवायरनमेंट सम्मेलन जो था, ये समिट, ये हुआ था आपका स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित था? सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भारत में कहां खुला था बताइए? मुंबई, रुड़की, बनारसी या फिर कलकत्ता? तो सही आंसर हो जाएगा रुड़की में खुला था। ऑप्शन नंबर बी, ये पहला भारत का इंजीनियरिंग कॉलेज था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुई थी? तो परमाणु अप्रसार संधि जो हुई थी वो 1970 में लागू हुई थी। यहां पर पहले से टिक लगाया, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1970। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन है आपके पास जिमी कार्टर, डी आइजनहावर, जॉर्ज वॉशिंगटन या फिर रोनाल्ड रिगन? तो सबसे पहले जो है अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनका नाम था डी आइजनहावर, जो कि भारत का दौरा किया था जिन्होंने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर जिसको इंग्लिश में अर्थ समिट बोलते हैं, कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये जो आपका समिट है ये आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल, ऑप्शन है 48, 38, 34 या फिर 30? 1930 में आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल पहली बार। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम रीड ओनली मेमोरी, सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रोम में प्रोग्राम जो रहते हैं वो कहलाते हैं आपकी फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, फर्मवेयर बोलते हैं जो रोम में प्रोग्राम इंस्टॉल रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के अधिग्राहक या फिर रेसिपेंट होते हैं? तो ईमेल सिस्टम में केवल एक प्रकार के अधिग्राहक या रेसिपेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 46, सूर्य का पृष्ठीय ताप पूछा गया है, मतलब सूर्य है बीच का नहीं, यदि आप इसके बीच का ताप देखोगे ना तो मिलियन में जाएगा। पृष्ठ का ऊपर का तापमान कितना होता है? तो ऊपर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कमेंट करके बताइएगा यदि पृष्ठीय ताप पता है किसी को, पृष्ठीय ताप माफ कीजिएगा, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होगा? केंद्र का ताप बताइए कमेंट करके। पृष्ठीय ताप तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस सही आंसर है। तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए?
ऑप्शन है केबल उद्योग, जल विद्युत उत्पादन, एटॉमिक रिएक्टर या फिर भारी जल संयंत्र। तो तालचेर जो है आपका वो भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, भारी जल संयंत्र। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? बताइए, दो की जोड़ी दी हुई है, कांडला हल्दिया, हल्दिया कोचीन, पारादीप कांडला या फिर पारादीप और हल्दिया। तो आपको बता दें पूर्वी तट की बात हो रही है। पूर्वी तट पर एक तो है आपका पारादीप और दूसरा है आपका हल्दिया। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, पारादीप और हल्दिया। भारत में रेल डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार, जमशेदपुर, पेराम्बुर, हैदराबाद या फिर दिल्ली। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर पेराम्बुर में बनाए जाते हैं रेल के डिब्बे। ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पेराम्बुर। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आप अपनी पढ़ाई के लिए शिद्दत से बिल्कुल डेडिकेटेड हैं। आपने पूरे 50 क्वेश्चन देखे हैं और 50 में से यदि आपको एक दो क्वेश्चन भी एग्जाम में फंस जाए तो जो लोग आलसी हैं, जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, उनको जाने दो, सिलेक्शन आप लोगों का ही होगा। तो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो राज्य का अनिवार्य तत्व आबादी भी है, प्रभुसत्ता भी है, क्षेत्र भी है, प्रशासन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, प्रशासन नहीं है। कमेंट करके बताइए। पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन है तो आपसे सरप्राइज क्वेश्चन भी पॉलिटी का पूछ लेता हूं। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? भारत की प्रस्तावना में कितनी बार आज तक संशोधन हुआ है? कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा। ऑप्शन दे देते हैं, एक भी बार नहीं हुआ है या एक बार हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।